दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगवाया कोरोना का टीका। माता पिता साथ एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे केजरीवाल। कोरोना वैक्सीन की लगवाई पहली डोज। राजधानी में भूकंप की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना की गई तैयार। चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा सरकारी और निजी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों ने पैदा की सियासी हलचल। कांग्रेस कर रही वापसी की उम्मीद। आपने कांग्रेस और बीजेपी पर की जीत हासिल। और लंबी लड़ाई की ओर बढ़ रहे किसान। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज। किसानों ने टिकरी में भी बड़ा स्टेज और पंडाल किया तैयार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली द्वारका गुरुग्राम एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने सुबह गुरुग्राम के खड़की दौला स्थित द्वारका एक्सप्रेस वे के जंक्शन पॉइंट पर पहुंचे। आपको बता दें कि देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में और लगभग 10 किलोमीटर दिल्ली में है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने संबोधित भी किया। मंडेला मार्ग जो है वहां जोड़ने के लिए एक और 5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, तो ये भी आगे तुरंत इसका काम हमने काफी हाथ में लिया है। डीपीआर बन रहा है, शायद इसी साल ये काम शुरू करेंगे। तो ये जो टनल बनेगी इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और इसी रोड का उपयोग करके होगा। इसमें दिल्ली जयपुर जो रोड था, ये मैं जब मंत्री बना तो बहुत समस्याएं थी, काफी तकरारें लेकर मुझे लगता राव साहब भी मेरे बार अनेक बार मेरे पास आए। यहाँ के एमपी एमएलए सब त्रस्त थे। तो ये हीरो वाला ब्रिज हमने बनाया, एक राजू चौक का था उसको कुछ किया, अंडरपास बनाया, आगे भी 2-3 ब्रिजेस बनाए। काफी जगह पर हमने ट्रैफिक जाम हो रहा था उसके लिए भी अलग प्रकार से डिजाइन करके वो भी बनाया, ताकि आज मैं रोड से आया हूं काफी उसमें काफी सुविधा प्राप्त हुई। ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली में इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करीब 60,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया है, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। और जो वेस्टर्न पेरिफेरल है वो हरियाणा सरकार ने किया है, वो 7,000 करोड़ है। सिर्फ 19,000 करोड़ दिल्ली के लिए रिंग रोड बना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। तो ये कीमत इसकी 12,000 करोड़ हमने एनएचआई की तरफ से खर्चा किया है। फिर द्वारका एक्सप्रेस में ये 29 किलोमीटर है, 9,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं हम लोग। और इसमें अभी और 1.5 किलोमीटर की टनल नई जो बनाएंगे जो T3 तक जाएगी वो, और उसके साथ हम लोग 5 किलोमीटर की टनल वसंतपुर तक बनाएंगे, तो उसके लिए 5,000 करोड़। ऐसा ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 14 से 15,000 करोड़ का होगा। बाद में दिल्ली सहारनपुर के इसमें अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये 150 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें से दिल्ली के पैकेज ओपन हुए वो करीब 7,000 करोड़ के हैं। और दिल्ली मेरठ आने के लिए 4 घंटे लगते थे, हम अप्रैल में इसका मार्च एंड तक ही उसका काम पूरा करेंगे। और 2 आरओबी पूरे नहीं हुए हैं, तो शायद जून तक लग जाएगा। तो ये होने से द्वारका से अपना मेरठ से दिल्ली 45 से 50 मिनट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर हमने 7,000 करोड़ खर्चा किए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड था वो ईवीआर फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली का। इसके लिए मुझे एलजी साहब ने बहुत सहयोग किया। इसका लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है, डीडीए के साथ बातचीत हुई और उसके बाद में अभी
उनके प्रपोजल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। टेंडर हमने बुलाकर रखा है। ये दिल्ली, ये यूआर फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली, ये 7,700 करोड़ रुपए का है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 3 महीने में हमने टेंडर बुला लिया, इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। फिर मुकरबा चौक से पानीपत ये काम बंद पड़ा था, फिर इसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है और ये भी काम 2300 करोड़ का है। 8 लेन रोड है, इसका काफी काम अब पूरा हुआ है। मुझे लगता है कब तक पूरा होगा, जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा। फिर ढोला कुआं में भी एक बहुत ट्रैफिक जाम होता था और मैं भी उसमें रोज जब भी हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाता था तो फंसता था। तो काम काफी पूरा हो गया है। थोड़े चेंजेस मैंने बताया उसमें, और कुछ अगर डिफेंस के सहयोग के साथ वो आ जाएगा तो वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। ये जो डीएनडी आश्रम और बदरपुर होकर जो रोड है हमारे विदुड़ी जी के, इसमें तो कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और सोना, ये 60 किलोमीटर का है। ये 4,000 करोड़ का इसका काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा फॉरेस्ट एनवायरमेंट के कुछ, हाँ 5,000 करोड़ है ये। इसका काम थोड़ा एनवायरमेंट का लास्ट परमिशन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, उन्होंने साइट भी मोबिलाइज की है। ये वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके माता पिता ने आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज लगवाई, जिसके बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज मेरे माता पिता और मैंने टीका लगवाया, हम सभी ठीक हैं। टीके के बारे में अब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग टीकाकरण करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार जनता के लिए और अधिक टीकाकरण केंद्र खोलेगी। देश में 1 मार्च से आरंभ हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और विभिन्न बीमारियों से परेशान 45 से 59 साल के लोगों को दिल्ली के 192 अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 45 से 59 साल के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन मिलनी है। कोरोना वायरस का दूसरा चरण शुरू होते ही टीकाकरण में काफी तेजी देखने को मिल रही है। हर दिन 200 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन लगने के बाद बुजुर्गों को आधे घंटे देखरेख के लिए अस्पताल में ही रखा जाता है। उसके बाद सब सामान्य रहने पर उन्हें घर भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी वैक्सीन लगवाने वाले को वहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों की भूकंप की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सरकारी और निजी इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट में दी है। यह भी बताया गया है कि मुंबई नगर निगम की तरह 30 साल से पुराने भवनों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने जवाब पेश किया और कहा कि वार्षिक प्री मॉनसून सर्वेक्षण के दौरान आवास के लिए असुरक्षित पाए गए अस्पतालों, संस्थागत भवनों, स्कूलों और कॉलेजों सहित अन्य इमारतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। खंडपीठ अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका पर अदालत 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता खराब है और बड़े भूकंप की स्थिति में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। सरकार ने तीनों एनसीडी और एनडीएमसी के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि निजी भवन मालिकों से कहा जाए कि वो संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट खुद करवाएं और संबंधित स्थानीय निकाय को रिपोर्ट दें। अगर भवन में संरचनात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट की कमी पाई जाती है तो मालिक को लागू मानक दिशा निर्देशों के अनुसार इमारतों के भूकंपीय प्रतिरोध को अपग्रेड करने का निर्देश दिया जाएगा। बैठक में तय किया गया है कि 30 साल से अधिक पुराने निजी भवनों का मुंबई नगर निगम की तरह अनिवार्य संरचनात्मक लेखा परीक्षा फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी किया जाए। बेशक दिल्ली के 272 वार्ड में से सिर्फ 5 वार्ड में उपचुनाव हुए हों, लेकिन एनसीडी आम चुनावों के करीब 1 साल पहले आए नतीजों ने
दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा की है। इसे दिल्ली की जनता का मूड माना जा रहा है। इस मामले में बढ़त पर आम आदमी पार्टी है, जबकि कांग्रेस भी एक सीट जीतकर वापसी की उम्मीद कर रही है। दूसरी तरफ आने वाला एक साल सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए लेकर आया है। तीनों दलों के लिए उपचुनाव के अपने संदेश हैं। उपचुनाव में आपने कांग्रेस और बीजेपी पर बढ़त हासिल की है। अगले साल होने वाले एमसीडी के आम चुनाव के लिए अगर इसे सियासी संकेत माना जाए तो सिविक सेंटर की तरफ जाने वाला आपका रास्ता अब ज्यादा चौड़ा हो गया है। आप रणनीतिकारों को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के काम के भरोसे निगम की सत्ता हासिल की जा सकती है। वहीं बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले शालीमार बाग के कब्जे में आने का आप नेता अपनी कामयाबी के तौर पर इसे देख रहे हैं। इसे बीजेपी के कैडर वोट में सेंध माना जा रहा है। हालांकि चौहान बागड़ में कांग्रेस का उभार आपकी चिंता भी बढ़ा रहा है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगले एक साल तक बेहद संजीदगी से काम करना पड़ेगा। खासतौर से शीर्ष नेतृत्व को पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जमीन पर एक साल तक एक्टिव रखना होगा। अब आम आदमी पार्टी ने सेमीफाइनल कहे जा रहे एमसीडी उपचुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करने पर खुशी जाहिर की है। 5 में से 4 सीटों पर कब्जा करना जनता के मूड को भी बताता है। वहीं इस जीत के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जनता ने अरविंद केजरीवाल की 6 सालों की राजनीति पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अगले साल नगर निगम के चुनाव होंगे, तब भी यही स्थिति होगी। को और खासतौर से जो हमारे 4 साथी यहां जीते हैं, उन चारों साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अब 1 साल आपके पास मौका है। 1 साल में ऐसा काम करो कि 1 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो रहे हों और आप वोट मांगने जाएं तो लोग कहें हमने तो एक साल पहले ही आपको चुन लिया था, दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं। दोबारा चुनाव आपको लड़ने की जरूरत न पड़े। इसी लड़ाई चुनाव में इस बार 1 साल के लिए नहीं, आप 6 साल के लिए जीत लो। ये माहौल बना के रखना पड़ेगा आपको। और साथ में हम सब लोग जितनी मेहनत से चुनाव लड़े हैं, एक एक कार्यकर्ता, खासतौर से दुर्गेश जी के नेतृत्व में आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, सब लोगों ने खूब काम किया। सारे विधायक साथियों ने बहुत काम किया। सभी लोगों ने, यहां पर जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, सबने, मैंने खुद जाके देखा जमीन से जब रिपोर्ट आती थी तो पता चलता था कि हमारे तमाम साथी कितनी मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत का नतीजा है कि 4 सीटें आपने 5 में से जीत ली। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और बस अब इंतजार करिए, दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है कि जितना जल्दी चुनाव हो उतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से नगर निगम को आजाद कराया जाए, नगर निगम की सड़कें साफ कराई जाएं, नगर निगम के प्राइमरी स्कूल अच्छे किए जाएं, नगर निगम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छे किए जाएं, नगर निगम में भी ऐसी सरकार लाई जाए जो लेंटर वसूली बंद करके काम करने वाली काम करे। ये 15 साल के काम और 6 साल के काम के बीच लड़ाई थी, आपने 6 साल के काम को जीत दिलवाई है। ये बहुत बड़ी चीज है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पूरे देश में लोकल इलेक्शन जहां जहां हुए हैं अभी पिछले दिनों में, आप देखो गुजरात में, आप देखो महाराष्ट्र में, हर जगह से, गोवा तक में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह से लोगों के बीच निकल के आ रहा है कि हमने 15-20 साल से कांग्रेस बीजेपी को झेल लिया, अब हम और नहीं झेलना चाहते। अब अरविंद केजरीवाल जी ने 6 साल में जो दिल्ली में काम करके दिखाया है, वैसी ही राजनीति अब गुजरात के लोग भी लाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी लाना चाहते हैं। और यहां के कार्यकर्ताओं पर और यहां के चुने हुए नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये संदेश अभी तक जो दिल्ली से गया है कि केजरीवाल जी की सरकार काम करने वाली पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की राजनीति काम करने की राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है, ये संदेश लगातार दिल्ली से निकलते रहना चाहिए। हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सबके बीच में ये, हम लोग यहां से ये संदेश निकालते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं और हम सब उनको जोरदार नारा लगा के एक बार उनका स्वागत करिए। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। वहीं इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
और इस मौके पर उन्होंने इस जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही उन्होंने एनसीडी उपचुनाव में जीत के परसेंटेज को भी गिनवाया है। उसमें आम आदमी पार्टी की 4 सीटें आई और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट जो है भाजपा को नहीं आई और ये ज्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बाई इलेक्शंस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में उसको ही पब्लिक वोट देना चाहती है और एमसीडी के तीनों नगर निगमों के अंदर भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा के लिए एक बड़ी चोट है कि दिल्ली के लोगों ने उनको एक भी सीट जो है यहां पे नहीं दी, क्योंकि कल आदेश गुप्ता जी ने उसको एक अलग तरीके की डेफिनेशन देने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि हम लोग वोट शेयर के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताएं और आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचे। त्रिलोकपुरी वार्ड 2E ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड है। इसके अंदर आम आदमी पार्टी 35% वोट शेयर से बढ़ के 49.9 लगभग 50% वोट शेयर तक पहुंची है और कांग्रेस इसके अंदर 16% से घटकर 16.6 से घटकर 1.6 मात्र 1.5% वोट शेयर जो है कांग्रेस का यहां पे त्रिलोकपुरी में हुआ है। मुझे पता चला कांग्रेस काफी सेलिब्रेशन मूड में है। तो दूसरा कल्याणपुरी ईस्ट दिल्ली का वार्ड 8E है कल्याणपुरी, उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है 33% से बढ़कर वोट शेयर 56% पहुंचा है और बीजेपी का वोट शेयर जो है 30 से घट के 28 पहुंचा है और कांग्रेस का वोट शेयर 21 से घट के 10 हुआ है, 10% हुआ है और बसपा का वोट शेयर 10.4% से घट के 2% हुआ है। तो लगभग सारी पार्टियों का वोट शेयर घटा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% से बढ़कर 56 पे पहुंचा है। अगला रोहिणी बवाना की सीट है जिसके अंदर शाहबाद और रोहिणी का एरिया आता है। ये बसपा के पास सीट थी, तो जाहिर सी बात है कि बसपा का वोट शेयर जो था इसमें सबसे ज्यादा था जो 52% था और बसपा का वोट शेयर 52% से घटकर करीब 6% रह गया है। कांग्रेस का वोट शेयर वही है 8% से 8% पे ही है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर यहां पर 13% से बढ़कर 46% पे पहुंचा है। ये बवाना की जो रोहिणी सीट है उस पे है और चौथी सीट जो हमने जीती है वो भाजपा का गढ़ माने जाने वाली शालीमार बाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे भाजपा के अपने पार्षद थे और उन्हीं के परिवार से टिकट दोबारा दिया गया था। खास बात यह है कि वहां पे भाजपा का वोट शेयर 48% से घट के 36% हुआ है। कांग्रेस का वोट शेयर 16 से घट के 12% पहुंचा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 31% से बढ़ के 50% तक पहुंचा है। मेरा जो कहना है कि ना सिर्फ कांग्रेस का वोट शेयर यहां पे घटा है, बसपा का वोट शेयर घटा है। भाजपा जो ये कह रही है कि मिलकर चुनाव लड़ा है, भाजपा थोड़ा जागे क्योंकि भाजपा का वोट शेयर भी घटा है। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अब लंबी लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंघू की तरह टिकरी में भी बड़ा स्टेज और 45 गुना 200 फीट का एक पंडाल बनाया जा रहा है ताकि आंदोलनकारियों को धूप से बचाया जा सके। वहीं इसी को लेकर टिकरी बॉर्डर पर इस दिशा में पहल भी होगी। दिल्ली की सीमाओं पर गर्मियों से बचाव के लिए पंखे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। उधर 6 मार्च को केएमपी पर नाकेबंदी की भी तैयारियों में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की लंबी होती लड़ाई को देखते हुए
उस लिहाज से ही तैयारी की जा रही है। गर्मियों की शुरुआत होने पर आंदोलनकारी किसानों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पंजाब के सरहिंद से रवाना युवाओं का दल बुधवार को सिंघी बॉर्डर पहुंचा। कनाडा निवासी करम बाथ और विक्की मान के नेतृत्व में पंजाबी यूनिवर्सिटी की छात्राएं 1 मार्च को रिले टॉर्च रन पर निकले। पैदल और साइकिल के साथ रास्ते में भी किसानों के समर्थन में आगे बढ़े युवाओं का स्वागत किया गया। वहीं दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जून से चालक रहित मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा। दिल्ली मेट्रो प्रबंधन की ओर से इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और इसका ट्रायल चल रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि दिल्ली मेट्रो के सबसे बड़े 58 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर जून से ही सफर के दौरान कहीं ब्रेक नहीं लगेगा। पूरे पिंक लाइन पर सफर के दौरान कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय और किराया दोनों की बचत होगी। उधर जीबी पंत अस्पताल में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस के एएसआई को थप्पड़ मार दिया। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अनिल कुमार ने जीबी पंत अस्पताल के गेट पर खड़ी गाड़ी का चालान काट दिया। ये जानते ही यूपी के फिरोजाबाद से बेटे का इलाज कराने आई सोनाली यादव ने उनके नाक पर ऐसा मुक्का चढ़ा कि वो वहीं खून से लथपथ हो गए। सोनाली का गुस्सा इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। उसने चालान मशीन तोड़कर जेडो की वर्दी भी फाड़ दी। वहीं इस घटना के बाद अनिल कुमार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। वहीं जेडो की शिकायत पर आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक कमला मार्केट ट्रैफिक सर्कल पर तैनात अनिल कुमार की ड्यूटी मंगलवार की सुबह से शाम तक जीबी पंत अस्पताल के पास थी। उन्होंने देखा कि अस्पताल के गेट नंबर 7 के पास यूपी नंबर की एक कार काफी देर से खड़ी है। कार में चालक बैठा था। उन्होंने चालक से कार की आरसी जब्त कर उसका चालान कर दिया, जिसके बाद कार मालिक महिला ने गुस्सा होकर ट्रैफिक पुलिस के जेडो के साथ मारपीट की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।